बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, बिलाखिर पहलगाम वाक़े के 98 रोज़ के बाद हुकूमत को, मोदी सरकार को यह ख्याल आ ही गया है कि उन्होंने इस पर बात करनी है, लोकसभा के अंदर सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन हंगामा बर्पा हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से सवालात की बौछार की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, लगता नहीं है कि अपनी इज्जत बचा पाएगी मोदी सरकार। लेकिन अब हुआ यह कि ऑपरेशन सिंदूर की कालक जो है वो मुंह से मिटाने के लिए वो सिंदूर जो कि ऑपरेशन सिंदूर की मांग में तो भरा नहीं जा सका, उस झूठ को छुपाने के लिए अब ऑपरेशन महादेव का नया ड्रामा रचाया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो किसी तरीके से गलती से हत्थे चढ़ चुके हैं इंडियन फोर्सेस के, बीएसएफ फोर्सेस के, उन्हें चुन चुन के निशाना बनाया जाए। और उनका लिंक अब जोड़ा जा रहा है पहलगाम वाक़े के दहशतगर्दों के साथ। 3 दहशतगर्द कह के मारे जा चुके हैं, कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। लेकिन जो सवालात, जो वैलिड सवालात इस वक्त कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं, उनके अपने सियासतदानों की तरफ से पूछे जा रहे हैं, उनके अपने मीडिया की तरफ से पूछे जा रहे हैं, वो बहुत ही वैलिड हैं। और इसी तरह के सवालात कुछ आपके सामने कुछ ही देर में हम रखने वाले हैं। फिर बात करेंगे राफेल गिराने वाले PL-15 का नया और अपग्रेडेड वर्जन चाइना ने तैयार किया है, और वो है PL-16। क्या खुसूसियात होंगी, किस तरह से खबर सामने आई, इसके कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि भारत भी खामोश नहीं बैठा हुआ, और मुस्तकबिल में कोई और छेड़खानी करने के लिए, कोई और मिस एडवेंचर करने के लिए अब वो अपने ब्राह्मोस मिसाइल को, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, उसे हाइपरसोनिक में तब्दील किया जा रहा है, उसे भी अपग्रेड किया जा रहा है रशिया के साथ मिलके। और अपग्रेडेशन के बाद उसमें मजीद क्या क्या खुसूसियात शामिल हो जाएंगी, ये आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कुछ फॉलोअप गजा की सूरत हाल को लेके। पाकिस्तान के पास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत इस वक्त मौजूद है 1 महीने के लिए, और पाकिस्तान मुसलसल हाईलाइट कर रहा है उन तमाम अहम इशूज़ को जो कि इस वक्त हल तलब है, जिसमें से एक बहुत ही अहम मामला है गजा में सीज़ फायर का और फुल मेंबर बनाने का। पार्लियामेंट जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रुकनियत है, उसको यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई है, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फाइनली इस चीज़ को तस्लीम किया गया है कि वहाँ पे भूख और कहत साली मौजूद है। नेतन्याहू के झूठ के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का इस चीज़ को मान जाना। फिर कुछ अहम और इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से, खुद इस्राइल की अपनी जूइश लॉबी की तरफ से फ़लस्तीन के हक़ में बयानात आना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके हवाले से कुछ अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक एक करके। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, कुछ वैलिड सवालात हैं। रवीश कुमार भारतीय सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से वो सवालात जो कि जिसका जवाब आना भी बाकी है, क्या पूछा जा रहा है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, पहले वो सुनिए। पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो युद्ध रोक दिया जाए। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटकर पूछ दिया, आपने जंग क्यों रोकी? क्या आपको जवाब मिल गया कि पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया था तो भारत ने उस पर यह असीम कृपा क्यों की? पहलगाम हमले के 98 दिन बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। क्या पाक ने भारत को किसी प्रकार की गारंटी दी है कि आगे से आतंकवादी ठिकानों को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा? सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति गले में पाकिस्तान की माला डालकर घूम रहे, क्या उससे किसी को भी लग सकता है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया होगा? 25 बार ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोक देने की धमकी दी, तब जाकर युद्ध रुका। राजनाथ सिंह ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, उनके दावों की बात तक नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि ये बात गलत है कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया। जी नाज़रीन, तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान का जो रवैया है, पाकिस्तान जिस तरह से अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहा है, ये सवाल तो वैलिड है कि क्या पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था भारत के सामने कि ये खुदा के लिए आप इस ऑपरेशन को रोक दीजिए? और अगर ऐसा होता कि भारत ये ऑपरेशन जीत रहा होता, ऑपरेशन सिंदूर जिसको वो कहते हैं, अगर वो जीत रहा होता, ये जीतने की पोजीशन में होता, या कोई चांस भी होता, कोई इम्कान भी होता, तो क्या वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर, पाकिस्तान की गिड़गिड़ाने के ऊपर इस ऑपरेशन को रोक देता? ऐसा मुमकिन नहीं है ना। तो यही तो वो सवालात हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं, उनकी हुकूमत से पूछे जा रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि राजनाथ सिंह इन सवालों का जवाब देते, उन्हें उल्टा और सवाल कर दिया है। वो कहते हैं कि जी ऑपोजिशन को यह सवाल नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान ने भारत के कितने राफेल या कितने तैयारे गिराए, बल्कि उनको यह पूछना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान के कितने तैयारे गिराए। लेकिन यह सवाल पूछने के बाद भी उसका जवाब दिए बगैर ही बात
बात को गोलमोल कर गए हैं। तो किसी चीज का, किसी फैक्ट का कोई जवाब नहीं है उनके पास। और इसी बुखलाहट के अंदर उन्होंने एक और ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन महादेव, उसका आगाज किया है। उसकी भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। लेकिन जो सवालात पूछे जा रहे हैं मुसलसल, केरला कांग्रेस के रुकने असेंबली एडवोकेट फ्रांसिस जॉर्ज ने बहुत से सवालात पूछे हैं, तनकीद की है। वो कहते हैं कि जी हमने मई की पाक भारत कशीदगी में 3 राफेल, 1 सखोई, 30 MKI और 1 MiG-29 फाइटर जेट खोए हैं और ये तमाम पाक फिजाए के हमले में इंडिया की अपनी टेरिटरी या जुग्राफियाई हदूद के अंदर गिरकर तबाह हुआ है। इसके अलावा जो सवाल पूछा जा रहा है वो भी बहुत ही वैलिड है और ये है खातून प्रीनीति सुशील कुमार शिंदे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मोदी सरकार का मीडिया पर किया गया तमाशा है। कोई नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ और हमारे कितने जहाज गिराए गए। क्या कहना था जरा वो भी सुनिए। नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। तो ये जो हुकूमत है, मोदी सरकार है, ये जवाब देने से भागती है, यही एतराज़ किया जा रहा है उनकी मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों की तरफ से। और यकीनी तौर पे ये उनका हक है कि वो इन सवालों के जवाब जान सकें। इंडियन वज़ीर दिफा की तरफ से जो बहानेबाजी की जा रही है राजनाथ सिंह की तरफ से, वो तो आपने सुना है। अमित शाह की तरफ से भी आए बाएँ शाएँ किया जा रहा है और उनकी तरफ से बात को तोड़ मरोड़ के जो एक सबूत पेश किया गया, वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन महादेव के अंदर जो 3 मुसलमान मारे गए हैं ये पाकिस्तानी थे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि 98 रोज तक पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले दहशतगर्द क्या वहां पर सेटल हो गए थे, शादी करके अपना जिंदगी बाकी वहीं पे गुजारने का इरादा था, इतने अरसे तक वो वापस क्यों नहीं आए, कहां पर छुपे हुए थे, किस तरह की एक्टिविटीज में मुब्तला थे और क्या जिस दिन लोकसभा का इजलास था उसी दिन ही ऑपरेशन महादेव का इनेकाद होना था, उसी दिन ही इन सारे लोगों को मारे जाना था, इन दहशतगर्दों को मारे जाना था। और जो सबूत वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी इन दहशतगर्दों के पास वोटर नंबर्स थे, पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये पाकिस्तानी थे। अब अंदाजा लगाइए कि क्या वोटर नंबर लेकर कोई दहशतगर्द पाकिस्तान से भारत आएगा दहशतगर्दी करने के लिए? क्या वहां पे उन्होंने इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेना था या वोट कास्ट करना था? जो अपने वोटर नंबर्स को साथ अपनी जेबों में लिए घूम रहे थे कि हमारी शनाख्त पता लग जाए। और पाकिस्तानी चॉकलेट्स, मतलब किस तरह के भोंडे सबूत हैं जो कि अमित शाह की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से अब ये साबित करने के लिए पेश किए जा रहे हैं कि जी हमने जो लोग मारे हैं वो पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। बुनियादी तौर पे खबर यह है कि पाकिस्तान से अप्रैल के महीने में 2 ऐसे पाकिस्तानी जो कि गलती से बॉर्डर पार करके उस पार चले गए थे, वो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास तहवील में थे और अब उन्हें इनकाउंटर्स करके मारा जा रहा है और जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान के साथ, जोड़ा जा रहा है पहलगाम के साथ, क्योंकि 98 रोज तक ये ड्रामा घड़ने में इनको लगे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था पूरी दुनिया का और अपने ही लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो अपनी फेस सेविंग के लिए मोदी सरकार ने एक झूठे प्रोपेगेंडे को जस्टिफाई करने के लिए एक और भोंडा और झूठा प्रोपेगेंडा रचाया है ऑपरेशन महादेव के नाम से। लेकिन इसका अंजाम ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के सवालात खुद उनकी अपनी कांग्रेस, उनकी अपनी अपोजिशन पूछ रही है, उसके जवाब देने पर ही ना तो आमादा दिखाई देते हैं, ना ही तैयार दिखाई देते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो दीगर हुकूमती ओहदेदारान हो। हम आपको पहले से बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का इतना बड़ा डेंट, इतनी बड़ी कालक नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, उनकी हुकूमत के चेहरे पे मली गई है कि अब वो उसको जस्टिफाई करने के लिए किसी भी तरीके से ऑपरेशन महादेव को कामयाब बनाने के लिए मजीद ऐसे शरारतें करेंगे। उनकी जेलों में मौजूद अगर कोई पाकिस्तानी है तो उसको ऑपरेशन पहलगाम के साथ जोड़ा जाएगा और ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी मजीद चल सकता है, क्योंकि अब बुरे तरीके से
एक्सपोज हो चुकी है मोदी सरकार। अब आते हैं नाज़रीन दूसरी खबर की तरफ। आपको याद होगा कि वो मिसाइल PL-15 जो कि J-10C के जरिए उससे राफेल गिराए गए थे, दीगर तैयारे गिराए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, और उसकी सुबकी, उसकी शर्मिंदगी का सामना भारत को आज तक करना पड़ रहा है। लेकिन जवाब देने से वो कासिर हैं, ना तो तादाद बताते हैं, ना ये बताते हैं कि ये अगर सारे तैयारे गिरे हैं। बल्कि ये जो पिछला सेशन है लोकसभा का, उसके अंदर ये सवाल भी पूछा गया है कि अगर आप लोगों के राफेल नहीं गिरे, मोदी सरकार इस चीज पे बज़िद है, तो फिर आप सारे 35 के 35 राफेल शो कर दीजिए, और वो लोग जो कि झूठ बोल रहे हैं कि आपके राफेल गिरे हैं उनको लाजवाब कर दीजिए। लेकिन इस झूठ को भी एक्सपोज करने में मोदी सरकार नाकाम है बुरी तरह से। अब खबर यह है कि उसका अपग्रेडेड वर्जन भी सामने आ चुका है। चाइना की तरफ से PL-16 तैयार किया गया है। खबर जो सामने आई है वो भी सुन लीजिए। ये मालूमात ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स और मुस्तकबिल में आने वाले J-35 स्टेल्थ फाइटर्स के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि एयर टू एयर लंबी रेंज वाले यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से मुतल्लिक PL-16 का अपग्रेडेड वर्जन सामने आया है। चीनी एयरफोर्स की एक ट्रेनिंग सेशन की तस्वीर में एयर टू एयर मिसाइल के मुख्तलिफ डाटा को स्क्रीन पर जाहिर किया गया, मगर हैरानकुन तौर पर इनमें PL-16 की रेंज भी जाहिर की गई है, और ये रेंज है लगभग 280 किलोमीटर। इसकी अगर खुसूसियात की बात की जाए तो ये एक वक्त में 6 PL-16 मिसाइल J-35 या J-20 में फिट हो सकते हैं, जबकि PL-15 की तादाद सिर्फ 4 होती थी। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो 280 से 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है। फोल्डेबल इसके विंग्स हैं, डुअल पल्स मैकेनिज्म है जिसकी मदद से बेहतर रेंज हासिल करने की सलाहियत रखते हैं ये मिसाइल, और तमाम मौसमों में तमाम तर बुलंदियों पर काम करने की सलाहियत भी रखते हैं। जबकि फाइटर जेट से जैसे कि हाई मनोवरेबल टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इसे मौसर और मोहलिक हथियार तस्वुर किया जा रहा है, जिसको तैयार कर लिया गया है चाइना की तरफ से, और अब ये जल्द पाकिस्तान को हैंडओवर किया जाएगा और ये 5th जनरेशन फाइटर जिस पे इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके बाद जो दुश्मन का बचना है वो नामुमकिन हो जाएगा। अब आते हैं भारत के इकदाम की तरफ। आपके इल्म है कि भारत भी खामोश बैठने वाला नहीं है। उनकी तरफ से अपने ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड किया जा रहा है रशिया की शराकत के साथ, और कहा यह जा रहा है कि भारतीय फिजाया तहकीकाती इदारे ने ब्रह्मोस 2 मंसूबे की तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक भारत और रूस ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की मुश्तरका तैयारी के लिए अब सरगर्म हो चुके हैं, जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है, और ज़रकोन मिसाइल पर मबनी होगा ये ब्रह्मोस 2 मिसाइल, जो कि इसकी रफ्तार है मैक 8 और रेंज है इसकी लगभग 1500 किलोमीटर। जबकि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ज़मीन और समंदर दोनों पर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखेगा। जबकि ब्रह्मोस 2 की तैयारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत की जा रही है। यह टेक्नोलॉजी भारतीय तैयार करदा स्कैमजेट इंजन और रूसी डिज़ाइन का इम्तजाज होगी, जो कि भारत के मेक इन इंडिया मंसूबे का हिस्सा बताया जा रहा है। तो अब इसके ऊपर भी काम तेज़ी से जारी है, लेकिन इसके जवाब में भी पाकिस्तान अपनी तैयारी को भरपूर और मुकम्मल किए हुए है, ताकि कोई अगर मिस एडवेंचर हो तो उसका मौसर जवाब दिया जा सके। अब आते हैं नाज़रीन ज़रा गज़ा की सूरत हाल और उसके फॉलोअप की तरफ। आपके इल्म है कि गज़ा पर मज़ालिम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, और दिन ब दिन जो वहाँ पे हालात हैं वो पहले से ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक तब्दीली जो आई है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ये मानने पर मजबूर हुए हैं कि इस वक्त कहत साली का सामना है, भूख और अफलास की वजह से वहाँ पर अमवात हो रही हैं, और ये नफ़ी है नेतन्याहू के उस बयान की जो कि गुज़श्ता रोज़ सामने आया था, जिसमें वो किसी भी किस्म की स्टार्वेशन को नफ़ी कर रहे थे, उसको मुस्तरद कर रहे थे कि वहाँ पे तो किसी किस्म की हलाकत हुई नहीं है भूख की वजह से और कहत साली की वजह से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से माना जा रहा है, ख़ुद जो इसराइल के अंदर गज़ा की इंतहा पसंद मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से भी, राइट विंग की जमातों की तरफ से गज़ा में मज़ालिम की निशानदही की जा रही है। और फॉर द फर्स्ट टाइम 2 मेजर इसराइली ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैव कंक्लूडेड दैट इसराइल गवर्नमेंट इज़ कमिटिंग जेनोसाइड इन गज़ा, यानी कि वहाँ पे नस्ल कुशी का एतराफ़ उनकी अपनी NGOs की तरफ से किया जा रहा है। जबकि द ग्रुप्स ऑल्सो सेड द इसराइल एलाइज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सफरिंग इन गाज़ा। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कहत साली और जो जुल्म बर्बरियत है उसकी इंतहा हो चुकी है। अब ये आवाज़ें गज़ा के फ़लस्तीन के लोगों के लिए इसराइल के अंदर से उठना शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से निशानदेही की गई है। एक तो ये कि पाकिस्तान इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है मुसलसल के फुल मेंबरशिप होनी चाहिए फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। साथ में जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुतेरेस, उनका ये कहना है कि 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है, कब्ज़ा ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो अब मामला जो है वो अपनी हदों को छू रहा है, और लगता यह है कि जिस तरह से एक मोमेंटम बन रहा है आने वाले दिनों में फ़लस्तीन में सीज़ फायर
जल्द होगा और इसके लिए पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। दीगर मुस्लिम उम्मा को, खासतौर पर अरब ममालिक को इसमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।